नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट और कट ऑफ आई है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में भी बार बार ये आ रहा था कि या ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा लोचा तो नहीं हो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। क्योंकि एनटीपीसी वाला जो नोटिफिकेशन था, बहुत से कैंडिडेट ने जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उससे पहले स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। अभी उस नोटिफिकेशन में रेलवे बार बार बता रहा है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जारी की है। तो स्टूडेंट को ये लग रहा है कि ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो उनको जानना आवश्यक है और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट देखने वाले हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने रीड किया, कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट जो आपको जानना आवश्यक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को परखने के लिए और अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। अमूमन 12 मंथ की वैलिडिटी में ये पास रहता है, अभी आपको 18 मंथ की वैलिडिटी में ये सेम पास टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा मैक्सिमम 60 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसमें सारे एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, इसी एक पास में सारे एग्जाम्स की एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए ये पास है वो बाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं ग्रुप डी जो कि वैकेंसी आई थी 2019 में, RRC 01/2019 ये नोटिफिकेशन का नंबर है। और इसके आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फॉर्म स्टार्ट कब हुए थे, जो 12 मार्च 2019 को हुए थे और 12 अप्रैल 2019 को एंड हुए थे। अभी तक इसकी जो टेंटेटिव वैसे शेड्यूल थी वो सितंबर अक्टूबर 2019 थी, उसी समय कोविड आ गया था। तो बाद में अभी तक एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो जान लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना आवश्यक। अब देखिए, जो एनटीपीसी का फॉर्म था उसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपसे भरवाए गए हैं वो केवल लेवल 1, ठीक है, एक ही लेवल है। बाकी एनटीपीसी में लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ये एनटीपीसी के लेवल थे और लेवल 1 है ये ग्रुप डी के लिए है। 7 सीपीसी के लेवल 1 की पोस्ट है ग्रुप डी की, तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। एक ही एग्ज़ाम आपकी सीबीटी एक ही होने वाला है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट बहुत कम करेगा। लेकिन कुछ पॉइंट जो जान लीजिएगा, तो ये आपके एप्लीकेशन 26 अप्रैल 2019 तक फिल किए गए थे। सिर्फ लेवल 1 की पोस्ट थी। इसमें पोस्टें तो बहुत है लेकिन वो एक ही लेवल की है, तो ये एक एग्ज़ाम हो रहा है आपकी। और इसमें भी अलग अलग रेलवे, जैसे कि अभी आरआरसी है तो ये आप देख सकते हो टोटल 16 आरआरसी से आप अप्लाई किसी एक से कर सकते थे। एक से ज़्यादा करते उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो किसी एक आरआरसी में आपने अप्लाई किया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो आपने कौन सी आरआरसी से अप्लाई किया है। ये टोटल वैकेंसीज़ हैं जो स्पेशल आपके 10th पास कैंडिडेट के लिए। पहले ज़रूर इसमें आईटीआई था, बाद में सभी ने डिमांड की और फाइनली इसी के लिए जो ग्रुप डी की नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी उसमें आईटीआई होगी, लेकिन इसी के लिए ये 10th पास के लिए एलिजिबल वैकेंसी है, जिसमें 1,03,769 पोस्ट थी। ये स्पेशल जो हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन CCAA जो अप्रेंटिस हैं, रेलवे से पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, उनके लिए कुछ पोस्टें हैं। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट इसी पोस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये PWBD के लिए है, यानी PWBD इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो ये वाली पोस्ट है इनके लिए जो डिसएबिलिटी वाले पर्सन से वो एलिजिबल नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी, यानी जो उनका 10th पास है वो हो जाना चाहिए। जो 12 अप्रैल 2019 जो लास्ट डेट थी उससे पहले तक उनकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उनके पास सर्टिफिकेट वो हो जाना चाहिए। उससे पहले जो ये डेट है, इससे पहले का रिजल्ट डेट आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। जो आपने अप्लाई किया है तो एक कैंडिडेट एक ही आरआरसी से ओनली इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेलेक्टेड रेलवे, एक ही रेलवे से वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा करते हैं उस केस में, यदि करता है एप्लीकेशन मोर देन 1 रेलवे, विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन, उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर मैं आशा करता हूँ एक ही रेलवे से अप्लाई किया होगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ जो आपने ग्रुप डी में भरा था वो किस टाइप से था। स्पेशल इसमें आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल है वो इस टाइप से आपने फिल की है। देखिए, अलग अलग रेलवे से आपने अप्लाई किया, जैसे कि इन कैंडिडेट ने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अप्लाई किया है,
तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की ये सारी पोस्ट आप देख सकते हो। इनकी जो पोस्ट प्रायोरिटी है वो यहाँ पर है, जो भी कैंडिडेट ने पोस्ट सेलेक्ट की है। जैसे वेस्टर्न रेलवे में इन्होंने जो पोस्ट असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की नंबर 1 की वरीयता दी है। यदि अब देखिए आपको पता है इसमें एक ही CBT एग्जाम होने वाला है। CBT के बाद 3 गुना कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। PET जो फिजिकल टेस्ट होगा वो बताने वाला हूँ सारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। PET के बाद में आपका क्या होने वाला है, तो वो आपके हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और PET के बाद कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाने हैं वो बताने वाला हूँ। DV के साथ साथ आपका मेडिकल हो जाएगा। इन सभी होने के बाद आपको ये पोस्ट अलॉट की जाएगी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपका देखा जाएगा मेडिकल, स्पेशल इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है। A2 वाला कौन सा है, B1 की कौन सी पोस्ट है अलग अलग, तो ये ज़रूर आपको कंसिडर करते हुए पोस्ट प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए कितने मार्क्स आ रहे हैं उसी के आधार पर आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलॉट की जाएगी। तो इन्होंने ये पहली वरीयता दी है। उसके बाद यदि इनके लिए सूटेबल नहीं होते तो इनके सामने दूसरी वरीयता रहने वाली है, वेस्टर्न रेलवे असिस्टेंट TL एंड AC की है। इस प्रकार जितनी भी वेस्टर्न रेलवे की पोस्ट थी उन्होंने ये वरीयता सेलेक्ट की है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो टोटल 17 प्रकार की पोस्ट हैं, तो इन्होंने ये 17 लास्ट वरीयता इसको दी है। तो ये पूरे क्रम देख सकते हो जो आपने भी अप्लाई किया होगा। यहाँ पर देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। जो भी पोस्ट है नीचे पोस्ट बताने वाला हूँ उन सभी के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। और दे आर ऑप्टिंग फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट एंड नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। तो उस पोस्ट के लिए उनको मेडिकल फिट होना ज़रूरी है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अदरवाइज वो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं उस पोस्ट को। अब देखिए, जैसा कि NTPC में भी जो एग्ज़ाम प्रोसेस वाला सेक्शन था उसको जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ग्रुप डी में ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिनेशन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। ये माल प्रैक्टिस का दे रखा है आपको, कुछ नकल वगैरह एग्ज़ाम्स के वक्त पाए जाते हो तो उसका है। बैंड आइटम जो एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हो। फिर स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो रिजर्व द राइट वाला यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि वो चाहे तो एक से ज़्यादा भी CBT ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए एक ही होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBT सेल हैव टू अंडरगो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाता है CBT उसमें भी कट ऑफ जाने वाली है, और उसके लिए PET फिजिकल होने वाला है, वो भी देखेंगे। इट विल बी फॉलोड बाई, तो फिजिकल के बाद यहाँ पर DV होगा और साथ ही साथ मेडिकल भी उसी के दिन या फिर 1-2 दिन बाद में हो जाता है। और फिर यहाँ पर नॉर्मलाइज भी होने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET। तो रेलवे या RRC वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर PET सेल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स। यहाँ पर दे रखा है 3 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनमें से जो वैकेंसी थी, ठीक है, जैसे वैकेंसी जितनी भी थी एक्स वैकेंसी थी तो उसका 3 गुना कैंडिडेट है वैकेंसी के, वो PET के लिए बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर भी रेलवे का अधिकार है कि वो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो गुना है 2 गुना 3 गुना, तो इसमें 3 गुना PET के लिए दे रखा है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें भी है। फिर यहाँ पर कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर पोस्ट CBT स्टेज। तो कैंडिडेट मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वैकेंसी में बी कॉल्ड फॉर PET। तो वैकेंसी से ज़्यादा 3 गुना इन्होंने दे रखा है, वही यहाँ पर बता रहा है। दिस इज टू टेक केयर ऑफ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हैं यदि नहीं आते हैं उसके ध्यान में रखते हुए 3 गुना कैंडिडेट ही पहले ही बुला रहे हैं। यदि वो बाहर हो जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, मेडिकल वगैरह में फिट या फिर PET में बाहर हो जाते हैं, उस केस को ध्यान में रखते हुए PET के लिए यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। इट मे क्लियरली बी नोटेड दैट calling for and qualifying in PET and subsequent stage of DV medical exam does not mean the candidate will be। तो जैसे ही इन सभी को पास हो जाता है, PET में भी पास हो जाएं, अदर स्टेज DV मेडिकल में, इसका मतलब ये नहीं इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो बाद में लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसमें कुछ खास यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स शुड सेटिस्फाई देम सेल्वेज दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इंक्लूड एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फिट हो, उसी के बाद वो अप्लाई करे, कुछ दे रखा है। और लास्ट डेट से पहले उनकी जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। एप्लीकेंट ऑफ कैंडिडेट्स वो आर अटेम्प्टिंग टू अप्लाई विथ माइनर चेंजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं एक से ज़्यादा RRC के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ माइनर चेंज करते हुए अपने नाम में ज़्यादा स्पेस दे दिया, उनका फॉर्म भी फाइनली रिजेक्ट होने वाला है, ये इन्होंने दे रखा है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका सिग्नेचर वगैरह है वो एक आइडेंटिकल होना चाहिए। सभी स्टेज के जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे आप CBT फर्स्ट देते हो, PET देते हो, एक ही तरह का आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो DV के वक्त वेरीफाई किया जाता है बाकायदा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। और डेट्स ऑफ एग्ज़ाम विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द, तो ये आपको निरंतर वेबसाइट पर विजिट करना ये बता है। फिर आप देखिएगा
आरआरबी या आरआरसी रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल सीबीटी, एक से ज़्यादा सीबीटी ले सकते हैं, ये उनका अधिकार रहता है, वैसे एक ही होगा। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेलवे को ये भी राइट है कि वो वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं, कुछ पोस्टों को कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं, ये इनको राइट बता रहा है इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर पोस्ट और रेलवे यूनिट है, तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन है कि वेरियस पोस्ट हैं, उनको वो एलिजिबल हैं, उनके लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड रेलवे सेल बी टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें प्रेफरेंस वाली मैंने बता दी आपको। ऑन completion of all stage of recruitment process RRB RRC shall allot post या रेलवे और यूनिट as per the option of the eligible candidate only subject to merit। तो मेरिट मेडिकल स्टैंडर्ड वैकेंसी पोजीशन है, उसी के आधार पर उनको लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिस्ट भी रहने वाली है, यदि कोई कैंडिडेट है वो लास्ट में ज्वाइन नहीं करता उसके लिए वेटिंग वाला भी बता रखा है इन्होंने। RRB RRC आल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट पोस्ट रेलवे यूनिट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी। तो रेलवे को भी अधिकार है, जो भी स्टूडेंट ने प्रेफरेंस भरी है उसके बावजूद वो अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हो। जो उन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, आल्सो रिजर्व राइट टू अलॉट पोस्ट रिजर्व रेलवे यूनिट नॉट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट हैं, ऐसी पोस्ट है जो स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किए फिर भी रेलवे उनको अलॉट कर सकता है, ये रेलवे का राइट इन्होंने दे रखा है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट, तो जो भी लिस्ट आती है उसमें कैंडिडेट हैं वो कम हो जाते हैं, उस केस में रेलवे को राइट है, कोई एक्स्ट्रा लिस्ट है वो स्टैंड बाय लिस्ट है वो रेलवे जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेडिकल स्टैंडर्ड का है। जैसे कि आपको पता है सीबीटी एग्जाम्स के बाद 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं पीईटी के लिए। पीईटी के बाद आपका डीवी के बाद मेडिकल होता है, जस्ट 1-2 दिन में डीवी के बाद मेडिकल हो जाता है। तो मेडिकल में ये सभी आपको स्पेशल जो आपका विजुअल टेस्ट होता है, विजुअल जो ध्यान में रखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो 8 मेडिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे की मेडिकल, इसमें सर्वोच्च मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकली तो आप फिट होने ही चाहिए, विजुअल में यहाँ पर डिस्टेंस विजन चाहिए 6/9, दोनों ही आंखें हैं वो 6/9 और 6/9 की, वो भी विदाउट ग्लास, यानी आपके स्पेक्स हैं जो भी चश्मा है उसके अलावा वो नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आपकी 6/9 आई विजन होना चाहिए। अब 6/9 का क्या मतलब है, देखिए वैसे कोई एकदम स्वच्छ पर्सन है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की आई विजन में प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है और एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 6 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये 6 मीटर की डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ पर 6/9 का क्या मतलब है, फिर ये 9 मीटर की डिस्टेंस पर जो व्यक्ति स्वच्छ हैं एकदम स्पष्ट आई विजन है, वो उस ऑब्जेक्ट को जो भी वस्तु रखी है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर इजीली देख सकता है। और जैसे जैसे उससे दूर जाएगी वस्तु तो वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा। 9 मीटर पर रखी वस्तु को एकदम बिल्कुल स्पष्ट आई विजन वाला व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। फिर यदि किसी व्यक्ति के कुछ यदि विजुअल जो उनका आई टेस्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, स्पष्ट रूप से थोड़ा बहुत नहीं देख सकता है, तो वह उसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से 3 मीटर का यानी 6 मीटर पर देख पाता है। जो 6/9 वाला आई विजन होगा वो स्पष्ट रूप से 9 मीटर पर देखना चाहिए, लेकिन वो उस दूर वस्तु को नहीं देख पाता है, थोड़ी प्रॉब्लम है आई में, लेकिन वो 6 मीटर पर जरूर उसको देख सकता है, तो उसकी आई हो जाएगी 6/9। इसी प्रकार से 6/12 होता है। 6/12 का मतलब एक स्वच्छ व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को 12 मीटर पर स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन वही अस्वच्छ व्यक्ति जिसका आई साइट थोड़ा क्लियर नहीं है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लाने पर स्पष्ट रूप से देखेगा, वो है 6 मीटर नज़दीक लाने पर, लेकिन 12 मीटर पर उसको स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्वच्छ व्यक्ति के द्वारा आई साइट बिल्कुल में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इजीली देख सकता है। 6/12 में वो 6 मीटर पर लाने पर ही देख सकता है। इस टाइप से अलग अलग आई विजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड तय किया गया है। A2 में 6/9 आँख वो भी विदाउट ग्लास होनी चाहिए। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 वो विद और विदाउट ग्लास दोनों में हो सकता है। तो 6/9 है, ये ग्लास पहनकर भी आपके क्वालिफाई यहाँ पर मान लेंगे A3 यदि आप 6/9 ग्लास पहन के आपका विजन होता है। उसमें भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी आपकी लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर रहता है, तो 2 डायोप्टर से ज़्यादा आपकी लेंस की क्षमता नहीं होनी चाहिए 6/9 जब आप ग्लास पहनते हो उस केस में A3। यदि यहाँ पर ये दोनों ही आंखों की 6/9
B1 का क्या मतलब है, एक आँख की 6/9, दूसरे की 6/12 है और यहाँ पर जो लेंस की क्षमता है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद और विदाउट ग्लास आप देखते हो तो B1 मेडिकल आपका कंसिडर किया जाएगा। यदि ये नहीं हो पाता है, आपके 6/12 एक आई है, उसमें भी लेंस की क्षमता यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 डायोप्टर की है, देख सकते हो 2 डायोप्टर की है, लेकिन इसमें 4 डायोप्टर की। यदि आप ज़्यादा नंबर के चश्मा है उस केस में 2 से ज़्यादा है तो फिर 6/9 6/12 वाली आप देख पाते हो तो B1 मेडिकल आपका कंसिडर किया जाएगा। सभी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो बताने वाला हूँ यदि आपको नहीं मालूम है। फिर B2 यदि 6/9 6/12 हो, ठीक है, एक आँख की 6/9 दूसरे की 6/12 और इसमें लेंस की क्षमता है वो 6/9 6/12 की 4 आई डायोप्टर और जो बाइनोक्यूलर विजन अलग अलग इसमें भी टेस्ट होते हैं वो भी पास होना चाहिए B2 में। C1 में यहाँ पर 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लास। C2 में 6/12 और दूसरी के यदि नहीं भी दिख रहा है उस केस में एक आँख में 6/12 दिख रहा है तो C2 मेडिकल के लिए उनको फिट किया जाएगा। तो ये मेडिकल के अकॉर्डिंग उनको लास्ट में पोस्ट दी जाती है। कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, याद रखिएगा जो बहुत से कैंडिडेट उनको लगता है कि लासिक जो सर्जरी करा देंगे और उसके बाद चश्मा की भी ज़रूरत नहीं रहती है और वो इजीली देख पाते हैं, तो ये सर्जरी वो डिटेक्ट कर लेते हैं, इजीली वो डिटेक्ट कर लेते हैं। आई स्पेशलिस्ट रहते हैं उसमें, डॉक्टर आपका जो देखते हैं पूरा ये मेडिकल जो आप देख रेलवे हॉस्पिटल में होता है, तो वो इजीली यहाँ पर पता कर सकते हैं कि किसका लासिक है, नहीं उनके पास इक्विपमेंट भी है। तो ये सर्जरी वाले डायरेक्टली कह सकते हो वो यदि एरर को सही कराते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड A2, ये किसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप ये लासिक से कुछ मत करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करके इन्होंने दे रखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम, कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द अप्लाइड पोस्ट। यदि उन्होंने, बहुत से वरीयता नहीं देते हैं, बहुत से कैंडिडेट है सभी पोस्टों में वरीयता नहीं देते हैं, कि उन्होंने कुछ ऐसे 1-2 पोस्ट में वरीयता दे दी जिसमें केवल A2 मेडिकल है। अब दोज हु आर ऑप्टेड फॉर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट मे नॉट दैट दीज पोस्ट हैव स्टिंगेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड, और उस मेडिकल स्टैंडर्ड में वो पोस्ट पास नहीं कर पाते हैं। हेंस दे आर स्पेशली एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर फिटनेस बोथ इन टर्म ऑफ vision as well as physical standard is as per the prescribed recruitment in the medical manual indicate above। अदरवाइज है उनमें कोई अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस में वो केवल A2 ही भरते हैं, तो उस केस में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यदि वो A2 में फिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट जो EBC कैटेगरी से हैं, EWS वाली नहीं, ये EBC कैटेगरी अलग है जिसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जिनकी इनकम 50,000 से कम है। तो आप कहेंगे वो कौन से कैंडिडेट अप्लाई क्यों किया है, तो उनके लिए फीस माफ थी, फीस है वो पूरी रिफंड थी। उस केस में यदि EBC से अप्लाई किया है तो आपकी 50,000 से कम इनकम होना जरूरी है। उनका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए DV के वक्त। ये जिन्होंने EBC से अप्लाई किया है फुल फीस रिफंड के लिए। और बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका रिजर्वेशन का ध्यान में रखना है। इन्होंने दे रखा है जो अवेलिंग रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर से यदि आप रिजर्वेशन लेते हो तो दे रखा है द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द OBC नॉन क्रिमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका वर्टिकल रिजर्वेशन आ जाता है। जो भी कैंडिडेट हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे बात करूं स्पेशल मैं OBC कैंडिडेट की, जो नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी OBC वाली है, उनका जो सर्टिफिकेट DV के वक्त चाहिए रहता है, द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस सेल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। DV के वक्त जो आपका सर्टिफिकेट है 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। और बाकी यदि बहुत बार कैंडिडेट ऐसा नहीं डायरेक्टली आप DV से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा एक और मौका दिया जाएगा सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने के, लेकिन आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर जो OBC वगैरह रहता है DV के वक्त आपको प्रेजेंट करना होगा, 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए उससे उस समय। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे रखा है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, जो SC ST OBC से नहीं हो और जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो, और वो EWS कैटेगरी के लिए कंसिडर किए जाते हैं। इनकम सेल आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम, सभी सोर्स से इनकम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जो 8 लाख वाली है, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ये सभी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। जो ये इनकम 8 लाख बता रहा है EWS कैटेगरी में, जब आपने आवेदन किया था उस समय आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। जो आवेदन यहाँ पर दे रखा है इस विज्ञप्ति के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 2018-19, तो क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी 12 अप्रैल 2019। इसके अकॉर्डिंग ये आपका फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख या उससे कम
कि इनकम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे उस समय तो बनने स्टार्ट ही नहीं हुए थे, एक तरीके से काफ़ी राज्यों में बनने स्टार्ट ही नहीं हुए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इनके बाद का होगा तो आपके चल जाएगा। इस प्रकार एसएससी में भी हुआ था, बाद में ये कोर्ट में केस गया था जिसमें कोर्ट ने उनको एलिजिबल माना था और फिर एसएससी ने भी उनको ले लिया था। तो वो ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, उस समय था ही नहीं, तो क्या करें स्टूडेंट। ऑल कैंडिडेट हुज फैमिली ओवन और पजेज एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट है। तो 8 लाख में भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले उनको पता होगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, 10,000 स्क्वायर फीट है। इससे जो रेजिडेंशियल फ्लैट हैं वो जिनके पास है उनको एक्सक्लूड किया गया, बाहर किया गया है। इसमें भी अलग अलग रहता है क्राइटेरिया। फिर यहाँ पर दोबारा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सेक्शन है जो कि पैरा 14 करके आपको दे रखा है। इसमें आपका सीबीटी होने वाला है, इसमें भी इन्होंने दे रखा है कि जो सीबीटी होगा वो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक ही होने वाला है। और फिर यहाँ पर दे रखा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। तो इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके। अनरिजर्व में 40, ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के केस में 30, एससी एसटी के लिए भी 30% मार्क्स आपको स्कोर करना जरूरी है नेक्स्ट लेवल के लिए। उसके बाद भी कट ऑफ रहेगी, लेकिन मिनिमम ये तो होना ही चाहिए। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्सड बाई 2%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2% का यहाँ पर आपको रिलैक्सन भी मिल सकता है। और इन्होंने ये भी दे रखा है जो आपका सेक्शन वाइज है, जैसे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 25 हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक्चुअल पेपर में ज़रूरी नहीं, इसी प्रकार से आपको डायरेक्टली द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने मैथमेटिक्स का, जीके का अलग अलग दे रखा है, गिवन इन द अबोव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर में बी सम वेरिएशन। आपको ऐसा नहीं, जरूरी नहीं 25 के 25 आपको साइंस के मिले, 51 सवाल यहाँ पर जीके का भी इंक्लूड हो जाए, मान लें साइंस के 23 सवाल है, दो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा। लेकिन कुछ पेपर में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ये भी इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट इन्होंने डिटेल्ड इनका सिलेबस दे रखा है सभी का। और फिर पीईटी होने वाला, पीईटी के लिए 3 टाइम्स इन्होंने दे रखा है, जो भी वैकेंसी है उसके 3 गुना फिजिकल जो इफ़िशियंसी टेस्ट है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में 35 किलोग्राम का एक बैग रहेगा, सैंड बैग हो सकता है, और वो आपको 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, उसको गिराना भी नहीं है, ठीक। तो ये 2 मिनट में एक ही अटेम्प्ट रहेगा, उनको 2 मिनट में 100 मीटर। जो मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए बैग 20 केजी का है, 100 मीटर 2 मिनट में इनको भी कवर करना है। साथ ही साथ ये होगा, इसके अलावा क्या होगा, आपकी रनिंग होने वाली है 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर की रनिंग है, वो आपको कंप्लीट करना है 4 मिनट और 15 सेकेंड में। अमूमन यदि आप तैयारी नहीं करते हो तो आप माइनर से सेकेंड से मिस कर जाओगे, ये ज़रूर बहुत से कैंडिडेट मिस भी करते हैं। तो ये 4 मिनट, इसमें 4 चक्कर लगाने होंगे आपको, हो सकता है अलग अलग मैदान का अलग अलग यहाँ पर सरकमफेरेंस हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको 1000 मीटर है वो 4 मिनट और 15 सेकेंड, इसमें आपकी चिप लगी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेजरमेंट किया जाना है। इसमें थोड़ी आप तैयारी ज़रूर कर लेना यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए ही 1000 मीटर है, वो 5 मिनट और 40 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद आपका डीवी होने वाला है। डीवी में आप कहेंगे कितने गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे फिजिकल के बाद, तो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी। तो ये पीईटी है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई अंक वगैरह नहीं दिए जाएंगे। तो ये जो आपका सीबीटी हो जाता है, सीबीटी के बाद पीईटी पास कर जाते हो, और फिर जो भी पीईटी पास करते हैं उन सभी कैंडिडेट का 2 गुना कैंडिडेट दिए जाएंगे, ठीक है। पीईटी पास वाला का 2 गुना नहीं, जो वैकेंसी उसका कैंडिडेट ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी उसका 2 गुना कैंडिडेट है जो पीईटी पास किए हैं उनमें से ले जाएंगे, और वो डीवी के लिए और साथ ही साथ मेडिकल के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। तो 2 गुना कैंडिडेट ये फाइनली रहने वाले हैं डीवी और मेडिकल के लिए। फाइनल लिस्ट रहेगी उसमें वो 1 गुना ही कैंडिडेट है वो उनको लिया जाएगा, जो भी उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उनका मेडिकल होगा, और उसी के बाद आपका जो रहने वाली कौन सी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी है। और बहुत से कैंडिडेट के यदि समान अंक आ जाते हैं तो वो डिटरमाइन किए जाएंगे फिर एज क्राइटेरिया, यानी जो सबसे ज़्यादा उम्र का होगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा, ये इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, जो सीबीटी 1 का स्कोर है उसी के आधार पर जो लिस्ट मेरिट वगैरह रहती हैं उसमें भी स्कोर का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो देखा जाएगा। वही एनटीपीसी वाला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने ये दे रखा है, किस प्रकार आपके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
और कैंडिडेट प्लीज़ नोट के करके इन्होंने दे रखा है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर पोस्ट वाइज एंड रेलवे वाइज प्रेफरेंस उनको भरना है बहुत ही सावधानी से। एक बार वो भर देते हैं वो एक तरीके से फाइनल माना जाएगा, उसके बाद कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। आपने जो रेलवे से पोस्ट प्रेफरेंस दी है उसके बाद अलाउ नहीं होगा उसका चेंजेस करने। पोस्ट प्रेफरेंस के बावजूद रेलवे को रिजर्व है वो कोई भी पोस्ट उनको अलॉट कर सकता है, ये भी इन्होंने दे रखा है। अब देखिए इसी नोटिफिकेशन में आपको पोस्ट पैरामीटर का दे रखा है कि टोटल 17 प्रकार की पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 1 से लेकर ये 17 तक देख सकते हो। ग्रुप डी में 17 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। इन सभी पोस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये 17 प्रकार की पोस्ट आपकी हो सकता है कि सभी आरआरबी में 17 पोस्ट ना हो, किसी में 10 हो, 13 हो, 12 हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी थी। और इन सभी के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। तो देख सकते हो असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। उस केस में आपको यदि ऐसा नहीं C1 से कम है तो भी आपको ये मिल सकती है, अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। C1 तो इसका चाहिए और B1 हो गया, B1 इसका है। ये सभी पोस्टों का आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हो। A2 चाहिए, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए आपको A2 चाहिए जो कि सर्वोच्च मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें रेलवे का। A2 तो सिर्फ इसमें ही है। उसी के बाद जो भी पोस्ट रहती है, जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें रहती है, बहुत से कैंडिडेट को ये अलॉट होती है, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 कैटेगरी का है। A2 हो गया, A2 के बाद B1 है, उसके बाद C1, ये कुछ मेडिकल कैटेगरी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट की जाती है। और फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास कर दिया गया था बाद में, पहले ITI था, अभी 10th पास है, वो एलिजिबल यहाँ पर कैंडिडेट रहते हैं इन सभी पोस्टों के लिए। और आपकी जो एज लिमिट है इसमें 18 से 33 वर्ष है और इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर अलग अलग आरआरबी वाइज ये वैकेंसीज़ हैं, कौन सी आरआरबी में कितनी पोस्ट थी। जैसे इसमें ये लगभग सभी पोस्टें आप देख सकते हो। आरआरबी मुंबई में है, आरआरबी हाजीपुर में हो सकता है कुछ पोस्ट न हो, जैसे ये 12 नंबर पोस्ट इसमें है ही नहीं हाजीपुर में। तो 17 पोस्ट में से किसी में कंप्लीट है, किसी में पूरी पोस्ट नहीं, उनमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपने कौन सी पोस्ट है वो रेता 1 पे डाली है, वो आप अपने फॉर्म में ही पता कर सकते हो। और कमेंट करके बताना आपने कौन सी आरआरसी से अप्लाई किया है, कौन से जोन से अप्लाई किया, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये लगभग सारे पॉइंट यहाँ से कवर हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने आवश्यक थे। और इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।